हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको पता है कि आज हमारी आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट आप प्रारंभ हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग आपका देख रहे हैं, मुद्रा एवं शाख। हम लोग मुद्रा के विषय में पढ़े, मुद्रा क्या होती है, कैसे हम उसको आपका लेन देन करते हैं, क्या हमारे प्रारंभिक टाइम में आपके विनिमय स्थिति बनी हुई थी। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि जो आपका साख है, साख को हम किस प्रकार उन सब चीज़ों को आपका देखते हैं, कैसे हम साख को यानी कि ऋण को लेने के तरीके हैं, क्या सुविधा है, और कैसे हम लोग देख रहे थे कि जो आपका सलीम और सपना थे उसके बीच की स्थिति को हम लोगों ने अपने चैप्टर में देखा और जाना। और बच्चों, हम लोगों ने इन सब के बीच का जो अंतर था उस अंतर को भी हमने किया और एक एक चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा। आज हम लोग जो है अपने चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम चीज़ों को आपका देखेंगे कि आपका किस प्रकार से जो आपका ऋण है अगर कोई व्यक्ति लेता है, कैसे जाल में फंसा। उसका एग्जाम्पल हमने जो हमारी महिला तापक कृषक थी उसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इन अपनी सारी चीज़ों को पढ़ा और जाना और देखा। क्लियर है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों ने भी घर पर जाकर अपने लेक्चर को रिवीजन किया होगा, साख की पूरी जो आपकी विभिन्न स्थितियां हैं उसको देखा होगा। चेक ट्रांजिशन जो आपका माध्यम है, किस प्रकार से चेक से हम आपका पैसे निकाल सकते हैं, उस विषय को आप लोगों ने व्यवहारिक रूप से और अपने प्रैक्टिकल रूप में भी जो आपके घर में बड़े हैं आपने उनसे भी आपका जाना होगा। क्लियर है बच्चों। आज हम चलते हैं इससे आगे और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे जो अपनी क्लास में बैठे हैं, कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, तो कृपया बच्चों अपनी कक्षा में उपस्थित बैठ जाइए। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम जो वो आपका देख रहे थे, अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट पेज है, इस नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे हैं विविध प्रकार के साख प्रबंधन, एक गांव का उदाहरण। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो आपके ऋण के जो आपके प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि हम जितना एग्जाम्पल लेंगे, हम चीज़ों को जितना व्यवहारिक रूप से कहानी के रूप में उन चीज़ों को जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे, ये मानिए हमारे लिए सारी चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएंगी। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया। कह रहे कि रोहित और रंजन ऐसे दो आपके जो स्टूडेंट है कक्षा के, और ऋण के कि आपको पैसा कैसे मिले उधार, उसकी कुछ आपकी शर्त कंडीशन को पढ़ना खत्म कर देते हैं। वह अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने के लिए उत्सुक थे। कि हमारे देखिए ये स्टूडेंट क्या जानने में इच्छुक थे कि हमारे यहाँ किस प्रकार से ऋण मिलता है, क्या उनकी स्थिति है, उन स्थिति को जानने में बड़े उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या स्थिति थी, उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। 15 नवंबर 2019 को हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगाई गई है। पहले हम सोनापुर, एक छोटा सा गांव है जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, के छोटे से किसान श्याम से मिलते हैं। आइए, सोनापुर गांव में एक छोटा किसान है श्याम, उससे हम लोग मिल रहे हैं, उससे परिचय कर रहे हैं, उसकी स्थिति को पढ़ते हैं। देखिए, श्यामलाल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कह रहे कि 1.5 एकड़ भूमि को जोतने के लिए उसे हर मौसम में क्या करना पड़ता है, कुछ उधार लेना पड़ता है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिसे उस पर 5% मासिक ब्याज की दर देनी पड़ती थी, यानी कि 7% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों में श्यामलाल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर पर ऋण उधार ले रहा है। जुताई के मौसम की होने पर ऋण व्यापारी पर कृषि संबंधित आगतें, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर में जरूरत की चीजें हैं, खाद, बीजे, यंत्र, इन सब के लिए जरूरतों के लिए मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने के बाद वापस करता है। और होता क्या है कि जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाती है, जो ऋण लिया है फसल बोने के लिए, वो उसको उसमें आपका चुका देता है या उसको वापस कर देता है।
अब देखिए, ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेते हैं कि वह अपनी फसल उसी को बेचेंगे जिस तरह निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाए। फसल की कीमतें फसल काटते समय हम होती है, इसलिए वह किसानों की कीमतों पर फसल खरीदता और बाद में कीमत बढ़ने पर उसको भारी में बेच देता और मुनाफा कमाता। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता, वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ाने पर बेचता। अब देखिए, जो फसल है, आपका किसान है, वो क्या करेगा, जैसे उसकी फसल आएगी, उसको कर्ज चुकाना है, पैसे देने हैं, तो वो कम दाम में अपनी फसल किसी व्यापारी को, साहूकार को, बड़े किसान को बेच देगा। बड़ा किसान क्या करता है, उस फसल को खरीद लेता है और जैसे ही रेट बढ़ते हैं, रेट बढ़ने पर उस वस्तु को, जो ने फसल ली है, उसको महंगे दामों पर बेच देता है और आपका अच्छा खासा लाभ कमाता है। क्लियर है? यह आपने देखा। आइए अगला देखते हैं। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण है जो किसी के काम है, कोई उसके काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के कुछ लोगों में से है जिसकी खेती के लिए बैंक से ऋण मिलता है। और क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, उसे बैंक से आपका ऋण मिलता है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। और कह रहे कि इस पर क्या है, 8.5 कैसी है आपकी ब्याज दर है, और इसे अगले 3 वर्षों में भी कभी भी लौटाया जा सकता है। और क्या करना पड़ सकता है, इसको इस ब्याज दर पर लिया है और इसको 3 वर्ष के अंतर्गत आपका कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। बाकी आलू की फसल को शीत भंडार में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने का दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए ऋण ले चुके हैं। अब बैंक क्या करेगी, उन्हीं लोगों को आपका ऋण देगी जो पहले ऋण ले चुके हैं। अब देखिए, हर एक किसान की स्थिति यहाँ कैसी है, बिल्कुल अलग हमको प्रतीत हो रही है। और जो उसका ब्याज दर है, जमीन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज का जमीन है, वो हर अलग प्रकार की हो रही है। सब क्या कर रहे हैं कि फसल को उगाने के लिए ही आपका ऋण ले रहे हैं और जैसी फसल तैयार होगी उसको बेचने का ही अदायगी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, रामा निकट के खेत में वहां कृषि मजदूरी के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रामा के पास कोई काम नहीं होता है। उसे अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार के किसी समारोह पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। रामा कर्ज लेने के लिए अपने मालिक पर, जो उसके सोनापुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। यानी कि रामा जो अपना पैसा लेती है, किस पर लेती है, जो सोनपुर का जो किसान है मध्यम वर्गीय, उस पर आपका डिपेंड रहती है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर आपका ऋण देता है। रामा उसे अधिकांशतः रामा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि पुराना ऋण भी उसने नहीं लौटा पाती। वर्तमान में भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं। यदि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर वह उसे लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रामा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण मात्र ही एक स्रोत भूस्वामी नियोक्ता है, यानी जिनके पास भूमि नहीं है उनके पास ऋण लेना ही एकमात्र तरीका बचा है। तो ये सारी स्थिति जो है, आप इनको बहुत अच्छे से आप इसमें देख सकते हैं कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है और आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, थोड़ा आप इसमें समझिए। अब कुछ चीजें आपके ऋण लेने के हिसाब से कुछ चीजें आपकी बदल गई हैं। आइए उन बदली चीजों को, उन बदलाव को हम कुछ स्थिति में आपको उनको देखते हैं। देखिए, सहकारी समितियों से ऋण, सहकारी समिति से क्या करते हैं, कुछ ऋण किस प्रकार मिलता है। देखिए,
बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। कह रहे गांव के जो लोग हैं उन ग्रामीण के लिए सरकारी जो बैंक है, बैंक से अलावा जो सहकारी समितियां एक ऐसा तरीका है जहां से हम सस्ते ऋण ले सकते हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों के सहयोग के लिए एकत्र रखते हैं। कि जो सहकारी समितियां हैं उनके जो रिसोर्सेज है, जो उनके पास संसाधन है, वो क्या करते हैं, उस समितियों के लिए ही रखते हैं। इस प्रकार की सहकारी समितियां संभव है कि किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां हैं। कृषक सहकारी समितियां सोनकर के नजदीक एक गांव में काम कर लौटती है, जिन्हें 2300 किसान सदस्य हैं। अब देखिए, एक आपकी जो है सहकारी समिति है, और उस सहकारी समिति यानी जो सोनपुर गांव है उसमें 2300 किसान कैसे हैं, उसके मेंबर हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, यानी कि जो वहां के मेंबर हैं जो पैसा देंगे उनसे जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋण उधार मानते हुए इसे सहकारी बैंकों ने बड़े बैंकों से ऋण प्राप्त किया। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज लेने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, कृषि के व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने तथा अन्य प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। यानी कि आप समझेंगे, जो आपकी सहकारी समितियां हैं वो गांव लेवल पर बनी होती हैं। उनके सब गांव के मेंबर उनके सदस्य होते हैं। उनका काम होता है कि वो मांग जमा को स्वीकार करें, और जितने गांव के लोग हैं उनमें से अगर किसी को फसल बोने के लिए, आपका बच्चों यंत्र खरीदने के लिए, खाद बीज के लिए, घर बनाने के लिए आपको सस्ते रेटों पर, यानी कि सस्ती ब्याज दर पर जो है आपका ऋण मुहैया कराती है। ठीक है, ये आपको देखना था। ठीक है, आइए इन पर विचार करो। ये कुछ चीजें हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए, जिन्हें इन्हें आप कर विचार करना है। ठीक है बच्चों, आप इन पर विचार करेंगे और मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आप इस पर एक बार नजर मारें क्या चीजें हैं, कैसे उनका अंतर है। अब देखिए, पहला ही है सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूचियां बनाओ कि सोनपुर में कहां से आपका ऋण मिल रहा है। तो आप देख चुके हैं, इससे पहले जो पेज था उस पेज में हमने पढ़ा। ऊपर दिए हुए अनुच्छेद में ऋण के विभिन्न प्रकार की पंक्तियों का रेखांकित कीजिए। सोनपुर में छोटे किसान, मध्यवर्ती भूमिहीन मजदूर के ऋण की शर्तों की तुलना करिए कि कैसे कैसे किसको किस आधार पर आपका ऋण मिलता है, उसका कंपैरिजन हम लोगों को करना है। ठीक है। श्यामलाल की तुलना में अरुण की खेती से ज्यादा आय क्यों होगी। कह रहे जो श्यामलाल है उसकी जो खेती है, आय है, वो क्यों होती है, उसको देखना है। क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्जा मिल सकता है, किन लोगों को, ये इन सब विषय में हम लोगों को आपका देखना है और हम लोगों को बात करनी है। आइए देखिए बच्चों, आज हम कुछ आपका नई चीज को पढ़ते हैं और सीखते हैं। हमारे सामने जो है बच्चों, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, यानी कि जो ऑफिशियल सेक्टर हैं उनमें आपके ऋण की, यानी कि उधार की क्या फैसिलिटी है, उन सब चीजों को हम लोग आपका देखने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं। आइए हम इन पर आपकी एक एक करके इनको बात करते हैं और इनको बहुत अच्छे से आपका हम लोग आपका देखते हैं कि क्या किस प्रकार की स्थिति आपकी बनी हुई है। हम लोग इस पर आपका एक एक करके आपका हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमने ऊपर के एग्जाम्पलों में देखा, उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोत से ऋण प्राप्त होते हैं। वो कह रहे जो लोग हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से उनको क्या होते हैं, आपके ऋण प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कह रहे जितने भी ऋण हैं हम उनको दो प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे औपचारिक तथा अनौपचारिक, यानी कि ऑफिशियल सेक्टर, अनऑफिशियल सेक्टर। अब देखिए हम इनको भी देखेंगे, औपचारिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहां से हम ऋण संबंधी चीजें ले सकते हैं,
कौन सा ऐसा अनऑफिशियल सेक्टर है जहां से हम ऋण नहीं ले सकते? आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। पहले वर्ग में बैंकों और आपका सरकारी समिति से आपका कर्जे में आते हैं। कि पहले में कौन आते हैं कि जो आपके सहकारी समितियां हैं जिनसे कर्जा लिया है वो इसके अंदर आते हैं। औपचारिक उधारता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। कि देखिए जो अनौपचारिक सेक्टर है, अनऑफिशियल सेक्टर जहां से हम पैसा लेते, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप इनको ऐसा समझिए, आपको बहुत सरल भाषा में आएगा। आपको पैसे की आवश्यकता है, ऋण की, तो आप ऋण लेने के लिए आप अनऑफिशियल रूप से, अनौपचारिक, यानी कि बैंकों के पास नहीं जाएंगे, सरकारी समिति के पास नहीं जाएंगे, तो इसके अलावा आप ऋण कहां से लेते हैं? तो भाई जो आपके साहूकार होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो बड़े वर्ग, जो बड़े किसान हैं, व्यापारी होते हैं, जो मालिक होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, गांव के पास पड़ोस के होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से अपनी जरूरत के लिए जो आपका पैसा है हम उसको मुहैया कराते हैं, हम उनसे लेते हैं। तो ये कैसा है? अनऑफिशियल है। क्लियर है कि दोस्त से हम पैसा ले लेते हैं, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, साहूकार से, बड़े किसान से, हम इन सब से क्या लेते हैं? तो आपका पैसा वो लेते हैं। अब देखिए आलेख वन में आप भारत के कृषि परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र में आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? अब आपको ये देखना है कि जो ऋण है वो अधिक कहां से आ रहा है, ऑफिशियल सेक्टर से आ रहा है कि अनऑफिशियल सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, आपको ये भी देखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नजर रखता है, बैंक प्रस्ताव में शेष नगद बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी आपका नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों और व्यापारी को ही ऋण आपके मुहैया ना कराए। अब देखिए आरबीआई का काम क्या होता है कि जो पैसा वो बैंकों को ऋण के लिए दे रही है उसमें केवल ऐसा ना हो जाए कि वो अपना पैसा केवल वहां ही दे प्रॉफिट में, कि उन बड़े व्यापारी को ही दे जो उनको टाइम से उनका ऋण पहुंचाते हैं, चुकाते हैं, जो बड़ी ब्याज दर पर पैसा लेते हैं। ऐसा ना हो कि केवल उनको ही मिले, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण देने आपका देते रहे। यानी कि हर एक वर्ग के लोगों को बैंक को ऋण देना है, ऐसी आरबीआई की कोशिश रहती है कि बैंक हर वर्ग के व्यक्ति को ऋण दे। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या हैं, और उनको यह भी देना है कि उनको ऋण देना है और उनकी ब्याज की दर क्या है। इन सब चीजों पर भी उनको ध्यान देना है। औपचारिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। देखिए कोई भी ऐसी अनऑफिशियल सेक्टर जो आपका ऋण देता है, अनऑफिशियल सेक्टर पर किस प्रकार ऋण दिया जा रहा है, कहीं जो आपका ऋण ले रहा है उसके साथ धोखेधड़ी तो नहीं है, इस प्रकार की मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एजेंसी, कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, यानी कि जो उनकी इच्छा करती है उस ऋण पर। ऐसे बोलते हैं कि जो साहूकार महाजन लोग हैं 12% पर, 10% पर ऋण देते हैं, जबकि बैंक 4%, 5% पर ऋण देती है। वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं पर देते हैं कि तुम्हें इस रेट पर आपका ऋण लेना हो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हम तो इसी रेट पर आपको क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराएंगे। क्लियर है? और नाजायज तरीकों से वे अपना पैसा वापस लेने से रोकने का कोई नहीं है, और जिस तरह से वो नाजायज रूप से पैसा लेते हैं कोई उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब देखिए, लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा? अब ये कह रहे हैं कि बैंक क्यों चाहेगा कि हमारी उच्च आय हो। अब थोड़ा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। वर्ष 2012 में आपके 1000 परिवार किस प्रकार से आपका ऋण लेते हैं उसका हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको मिला है, सॉरी जो एक आलेख के रूप में हम लोगों को मिला है कि कितना हिस्सा कहां से ऋण के रूप में लिया जाता है। हम उन सबको अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे, और इस आरेख के माध्यम से हम कुछ डाटा जो है आपको शेयर करेंगे ताकि आप उन सब चीजों को
बहुत अच्छे से समझ पाए। देखिए, सबसे पहले समझिए, आप देखेंगे कि जो ऋण सबसे ज्यादा कहां से लिया जाता है। तो देखिए, जितना भी भारत में ऋण लेते हैं 2012 के अकॉर्डिंग के अनुसार 1000 में से, बल्कि इसको 100 को ही आप कैलकुलेट करके देखें, परसेंट हम लोग 100 में निकालते हैं, कि 33% लोग आज भी अपना कर्जा कहां से लेते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ये कर्जा जो साहूकार हैं, जो बड़े काम करने वाले काश्तकार हैं, उनसे लेते हैं। और आप जानते हैं ये बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्जा देते हैं। ठीक है, 1% कर्जा जमींदारों से लिया जाता है। ठीक है, 5% अनौपचारिक स्रोत, जैसे आपके मित्र हो गए, सगे संबंधी, रिश्तेदार, आप उनसे 5% पैसा लेते हैं लोग। 25% जो आपकी कमर्शियल बैंक है, जो आपकी व्यापारिक बैंक है, उन बैंकों से लिया जाता है। और आप जानते हैं कि इन बैंकों से कर्जा लेने के लिए आपको कुछ संपत्ति, कुछ कर्जे का कुछ हिस्सा आपको गारंटी के तौर पर बैंक में रखना होता है, तभी आपको बैंक लोन देती है। अब देखिए, फिर जो 25% कौन देती हैं, आपकी सहकारी समितियां, जिनको हम लोग पढ़ रहे थे। और सहकारी समितियां खाद, बीज, यंत्र, घर बनाने इत्यादि के लिए आपका ऋण देती है। 1% जो आपकी सरकारी योजनाएं आती हैं उनसे मिलता है। अनौपचारिक जो स्रोत हैं उनके माध्यम से 2% ऋण मिलता है। और हम लोग जो आपके मित्र वित्र हैं, इनसे हम लोग 8% ऋण लेते हैं। एक पूरी स्थिति ओवरऑल हमारे सामने है कि ऋण की सुविधा व्यक्ति कहां से करता है। तो सबसे ज्यादा साहूकार से करता है। ठीक है, अब आग हम लोग देखें कि अनऑफिशियल सेक्टर को देखें तो कितना बड़ा हिस्सा है। देखिए, 2% ये, और 8 ये 10, और 10 5 15, और 15, और एक कितना हो गया आपका बच्चों, ध्यान दीजिए, 16%। अब देखिए, अब आपको देखना है इससे आगे कि 16 + 33 कितना हो गया आपका 49%। यानी कि आज भी 49% लोग अनऑफिशियल सेक्टर से कर्जा उधार लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या वो जाल में फंसेंगे, नहीं फंसेंगे? इस पैसों के जाल में, इस ऋण के जाल में वो लोग फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, ये आपको देखना होगा। क्लियर है? कितने बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिएगा कि कितना है लगभग आपका बच्चों, ये इतना परसेंट, यानी कि 49% लोग, यानी कि लगभग 50% लोग क्या करते हैं, अनऑफिशियल सेक्टरों से ही आपका पैसा लेते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको देखें और कैसे आपके कर्ज की स्थिति बनी हुई है, और कैसे अनऑफिशियल सेक्टर का जो क्षेत्र रूप है वो हर साल कर्ज के रूप में बहुत तेजी से वो आपका बढ़ रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से देख पाओगे, बहुत अच्छे से आप जान पाओगे। क्लियर है? तो आप इस बार जो ग्राफ आपको मिला है, जो आलेख आपको मिला है, आप देखिए कि देश के कितने बड़े हिस्से पर आज भी जो है साहूकार और महाजन के माध्यम से आपका ऋण लिया जाता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको पहचान सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जितना भी ये ऋण लेने की सुविधा है, ऑफिशियल सेक्टर हो चाहे आपका अनऑफिशियल आपके सेक्टर हो, ऑफिशियल सेक्टर से आप लेंगे तो वहां क्या होता है कि व्यक्ति से जबरदस्ती जो आपका ऋण है वो आपका वसूला नहीं जाता। क्या नहीं होता कि वो जबरदस्ती कर कर वो आपसे ऋण नहीं वसूल सकते। कुछ उनके नियम होते हैं, कुछ काम होते हैं, उसी के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। जबकि अनऑफिशियल सेक्टर के लोग आपसे बहुत अधिक ब्याज दर पर आपको ऋण देते हैं और उनको अलग तरीके से आपका वसूलते हैं। क्लियर है? और जो किसान होता है वो क्या करता है, इनके सबके जंगल में आपका फंस जाता है बच्चों। और इन सबके जंगल में फंसने के बाद उसको निकलना जो है बहुत भारी हो जाता है। और बहुत भारी हो जाने की वजह से ही उसे बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी चीजों का आपका सामना करना पड़ता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आपने रामा की स्थिति को पढ़ा। क्लियर है बच्चों? आपने उससे पहले स्वप्ना की स्थिति को पढ़ा था, सलीम को स्थिति पढ़ा था। सोनपुर में जो गांव है उसमें हमने 2-3 लोग की, जो मध्यम वर्ग का किसान है,
जो छोटा किसान है, जो भूमिहीन किसान है, किस दर पर लोन ले रहा है, किन किन आवश्यकताओं के लिए ऋण की वहां जरूरत पड़ रही है, आपने उन सब विषय को, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको देखा और जाना। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को आप रिवीजन करें। कल हम इसको अंतिम कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ चलेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे प्रॉपर अपने समय पर सारी चीजों को रिवीजन करते रहिए, उनका ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।